एक लड़की को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आदत थी, जो अपने सुंदर सुंदर फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाला करती थी। और वो ऐसे मर्दों की तलाश में रहती थी जो दिन में नहीं रात को जागते थे और उनसे बात करती थी। बात करते करते इतनी बात आगे बढ़ जाती है कि अगला जो व्यक्ति होता है वो उससे अलग अलग डिमांड करने लगता है और कहता है कि तुम दिखने में इतनी खूबसूरत हो। तो वो उसे अंदर से जिस्म देखने की इसकी चाहत करता है। जब वो जिस्म देखने की चाहत करता है तो वो लड़की जो होती है वो उससे पैसों की डिमांड करती है। और ऐसे ही करके लड़की जो होती है 1000 मर्दों को फंसाती है और 1000 मर्दों को फंसाने के बाद ये 1,75,00,000 की धनराशि का ठगी कर लेती है। यहाँ पर इस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है, एक दिन एक ऐसी भयानक वारदात को अंजाम दिया जाता है कि इस लड़की ने कभी नहीं सोचा था। आइए तो जानते हैं इस घटना के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना राजस्थान का एक जिला लगता है जयपुर की एक कॉलोनी है गांधीनगर। दरअसल इस घटना की जो अंत होता है यहाँ पर होता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो राजस्थान का एक जिला लगता है बाली, वहीं का एक इलाका लगता है जहाँ पर एक प्रिया सेठ नाम की एक लड़की रहती थी। ये लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। इसकी जो माता थी, इसकी माँ जो होती है वो शिक्षिका थी और जिसके पिता थे वे प्रोफेसर थे और जिसके दादा थे वे प्रिंसिपल थे। की होती है 10वीं पास कर लेती है, 10वीं में इसके 82% आते हैं और ये ऐसे ही इंटर पास कर लेते हैं, इंटर में इसके 78% आते हैं। अब प्रिया सेठ जो होती है अपने यहीं से रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसकी जो माँ होती है शिक्षिका, वो कहती है कि बेटा तुम्हारी जो पढ़ाई है वो आगे से जयपुर से रहकर करोगी, वहीं पर तुम्हारा एक मानसरोवर के पास एक प्राइवेट कॉलेज है, मैंने तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करवा दिया है। अपनी बेटी से कहती है कि बेटा मैं शिक्षिका हूँ, तुम्हारे पापा प्रोफेसर हैं और तुम्हारे दादा प्रिंसिपल हैं, तुम्हें भी एक शिक्षक ही बनना है और तुम्हें एक अच्छी पोस्ट मुकाम हासिल करना है। प्रिया सेठ जो होती है वो कहती है कि ठीक है माँ। वो ये कहकर चली जाती है। अब जयपुर में जो प्रिया सेठ होती है वो रिश्तेदारों के पास रहने लगती है और वहीं से ही अपनी पढ़ाई करने लगती है। मगर वो कुछ दिन ही रिश्तेदारों के पास रहती है, कुछ दिन बाद सोचती है कि मुझे किराए का मकान लेना चाहिए और मैं अलग रहना चाहती हूँ। तो उसके जो माता पिता होते हैं उस पर रोक टोक नहीं लगाते और वो किराए का एक मकान लेकर, कमरा लेकर रहने लगती है। अब वो वहीं से ही कॉलेज जाया करती थी। लेकिन अब कुछ समय बीतता है, कुछ समय बीतने के बाद जो घर से पैसे आया करते थे उसमें उसका गुजारा नहीं होता था। अब वो सोचती है कि जो घर से पैसे आते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं होता, मुझे कुछ काम करना चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए। ऐसे ही वो न्यूज़पेपर में एक जॉब देखती है, जॉब का ऐड देखती है, तो जॉब का इंटरव्यू देने के लिए वो चली जाती है। लेकिन जब वो जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो गलत काम हो रहा है, वहाँ पर वैश्यवृत्ति का काम हो रहा है। लेकिन वो उस दलदल से निकलने की बजाय उसमें फंसने जा रही थी। वो जब उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है, लेकिन वो वहाँ से निकलती नहीं है, वो यही काम करने लग जाती है। अब 2-3 महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने के बीतने के बाद वो देखती है कि इस चीज़ में बहुत पैसा है, क्यों ना मुझे अपना करना चाहिए। अब वो ये काम अपनी ओर से करने लगती है और अपने आप ही इस काम को हैंडल करने लगती है। अब वो उसकी जो दोस्त होती थी कॉलेज में, उन्हें भी ऑफर करने लगती है और कहती है कि क्या तुम ये काम करना चाहोगी, इसमें बहुत पैसा है। कुछ दोस्त उसकी ऐसी होती थी कॉलेज में, वे कहती थी कि हाँ हम करना चाहेंगे, क्योंकि उस पैसों का लालच देती थी कि तुम्हें इसमें 10-20 हज़ार रुपये दिन में ही मिल जाया करेंगे। जो उसका काम था वो चलने लगता है और जो प्रिया सेठ खुद होती है ये खुद भी मर्दों के पास जाया करती थी, जो कॉलेज की जो लड़कियाँ होती थी उन्हें भी भेजा करती थी। अब ऐसे ही चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था और ये ऐसे ही पैसा कमा रही थी और जैसे ही किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी तो उन्हें ब्लैकमेल करती थी। ब्लैकमेल करने के बाद उनसे पैसे की डिमांड करती थी और जब पैसा ना मिलने पर उन्हें धमकियाँ दिया करती थी। ऐसे ही इसकी मुलाकात एक दिन एक लड़के से होती है जिसका नाम विवान कोहली होता है। विवान कोहली जो होता है ये सोशल मीडिया पर होता है, सोशल मीडिया पर इसकी मुलाकात होती है। विवान कोहली को ये जानती थी 3-4 महीने से, लेकिन एक दिन विवान कोहली को ये कॉल करती है और कहती है कि तुमने आज तक मुझे ऑनलाइन ही देखा है, आज ऑफलाइन देखना चाहोगे। तो विवान कोहली जो होता है ये भी खुश हो जाता है और ये ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है। तो ये कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहूँगा, मैंने तुम्हें कई महीनों से ऑनलाइन ही देखा है, ऑफलाइन तो देखा ही नहीं है। तो ये प्रिया सेठ जो होती है कहती है कि ठीक है, आज मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम मेरे घर पर आ जाओ। तो जो विवान कोहली होता है ये तुरंत अपने ऑफिस से घर जाता है और घर जाने के बाद अब इसकी एक पत्नी होती है और इसका एक बच्चा होता है, उसके अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे वहाँ पर जाना है। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम अभी तो ऑफिस से आए हो, अभी कहाँ तुरंत जा रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें जाना है और मैं खाना भी बाहर ही खा लूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। उसके जो पिता होते हैं वे कहते हैं कि बेटा तुम सच तो बोल रहे हो ना, अभी तो तुम ऑफिस से आए हो। तो विवान कोहली जो होता है वो कहता है कि हाँ पिताजी, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अब ये बात कहकर जो प्रिया सेठ होती है इससे मिलने चला जाता है।
अभी प्रिया सेठ जो होती है इसे गांधीनगर में ही बुलाती है और गांधीनगर में ही इसका फ्लैट होता है, वहाँ पर इसे बुलाती है। वहाँ पर इसे बुलाने के बाद ये इसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उस शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब ये लड़का दूसरी बार इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो प्रिया सेठ जो होती है वो कहती है कि तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, मैंने तुम्हें देखा है सोशल मीडिया पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुम्हारे फोटो होते हैं और तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम ऐसा क्या काम करते हो, तुम ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो जो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। अभी विवान कोहली जो होता है सोचने लगता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैंने इससे झूठ बोला था, अब मुझे सच बता देना चाहिए। विवान कोहली जो होता है कहता है कि प्रिया मैंने तुमसे झूठ बोला था और मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं छोटी सी जॉब करता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा छोटा ही सही काम है और मेरा छोटा ही घर है और मैं इतना कमाता नहीं हूँ कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है। और जो ये गाड़ियाँ होती है किसी और की होती है जिनके साथ मैं फ़ोटो लेकर खींचता हूँ, और मेरा असली नाम विवान कोहली भी नहीं है, मेरा नाम असली दुष्यंत है। जब प्रिया ये इस बात सुनती है तो वो कहती है कि मजाक मत करो, तुम मेरे साथ ये मजाक नहीं, मुझे पसंद नहीं आएगा जो मजाक कर रहे हो। अभी विवान कोहली जो होता है जिसका नाम असली दुष्यंत होता है, दुष्यंत जो होता है ये कहता है कि प्रिया मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं एक नौकरी करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ वक्त बिताता हूँ और जो तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है तो दे देता हूँ। अभी प्रिया सेठ जो होती है कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसे लगता है कि उसने उसके साथ धोखा किया है, उसने उसके साथ छल किया है। अब प्रिया सेठ जो होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसे वायरल कर दूंगी। अब दुष्यंत जो होता है कहता है कि प्रिया मैं तुम्हें जानता हूँ 3-4 महीने से, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो प्रिया जो होती है वो कहती है कि अगर तुमने मेरी पैसों की डिमांड पूरी नहीं की तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। अब प्रिया जैसे ये बात कर रही होती है तो बाहर से एक लड़का आता है जिसका नाम दीक्षित कामरा होता है। दीक्षित कामरा जो होता है मुंबई का रहने वाला होता है और ये मुंबई से जयपुर में आकर रहने लगता है और जयपुर में इसकी मुलाकात प्रिया सेठ से होती है। प्रिया सेठ का बॉयफ्रेंड होता है। अब ये अंदर आता है और कहता है कि मैं, वो इसे वीडियो दिखाता है और जब ये वीडियो दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली तो ये दुष्यंत होता है ये रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कांपने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया और तुमने मेरे साथ वीडियो क्यों बनाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊंगा। अब दीक्षित कामरा जो होता है वो कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो देख लेना मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। अब इधर प्रिया जो होती है वो भी इस पर दबाव डालने लगती है और कहती है कि अगर तुमने पैसे नहीं मंगवाए अपने घर से तो अच्छा नहीं होगा। अब इधर दीक्षित कामरा जो होता है और प्रिया सेठ जो होती है, प्रिया सेठ अपने एक दोस्त को बुलाती है जिसका नाम लक्ष्य वालिया होता है। अब लक्ष्य वालिया और दीक्षित कामरा और प्रिया सेठ ये तीनों मिलकर दुष्यंत को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि अपने घर से पैसे मंगाओ। अभी दुष्यंत जो होता है ये कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मंगवाऊं। तो फिर भी ये प्रिया सेठ जो होती है कहती है कि अगर तुमने पैसे नहीं मंगवाई तो देख लेना, हम ये वीडियो अभी वायरल कर देते हैं। तो दुष्यंत जो होता है अपने पिता को कॉल करता है और कहता है कि पिताजी मेरा अपहरण हो गया और मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं तो मुझे ये कुछ कर देंगे। अब इसका पिता जो होता है वो कहता है कि बेटा मैं इतनी रात का जो टाइम था वो 12 या 1 का होगा। वो कहता है कि बेटा मैं इस टाइम पैसों का अरेंजमेंट कैसे करूँगा और तुम कहाँ पर हो और तुम तो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए क्या कर गए थे, तुम्हारा अपहरण कैसे होगा। तो दुष्यंत जो होता है वो कहता है कि पिताजी ये सब कुछ बताने का वक्त नहीं है, मेरा अपहरण हो गया है, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपये आप कहीं से भी लाइए और कहीं से भी इंतजाम कीजिए, बस मुझे पैसे दे दीजिए। अब उसका जो पिता होता है वो देखता है कि इतना टाइम हो चुका है, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा, लेकिन फिर भी वो ले दे करके 3 या 4 लाख का इंतजाम कर देता है और 4 लाख रुपए होते हैं फिर से उसके पास कॉल करता है और कहता है कि ये बेटा मैं पैसे कैसे दूँ और कहाँ दूँ। तो दुष्यंत जो होता है वो कहता है कि पिताजी ये पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। वो उसके पिताजी जो होते हैं वे दुष्यंत के अकाउंट में पैसे डाल देते हैं और पैसे डालने के बाद दुष्यंत का जो फ़ोन होता है वो बंद हो जाता है। अब प्रिया सेठ और दीक्षित कामरा और ये लक्ष्य वालिया अब ये तीनों मिलकर उसे कहते हैं कि अपने एटीएम कार्ड का पिन बताओ। अब वो एटीएम कार्ड का पिन बता देता है। अब प्रिया सेठ जो होती है वो कहती है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हमारे लिए सही नहीं होगा क्योंकि हमारे सारे राज जान चुका है। तो दीक्षित कामरा और लक्ष्य वाले जो होते हैं ये कहते हैं कि सही कह रही हो, ये हमारे बारे में सब कुछ जान गया है। अभी दीक्षित कामरा और लक्ष्य वालिया और ये प्रिया सेठ एक प्लान बनाते हैं मिलकर। उसके हाथ पैर तो उन्होंने बांध ही रखे थे, वे सोचते हैं कि इसे मार देते हैं। अब वे उसे मारने के लिए एक तकिया उठाकर लेकर आते हैं, उसका दम घोटने की कोशिश करते हैं लेकिन दम घोटने में वे असमर्थ होते हैं और वे कहते हैं कि हमसे ये सब नहीं होगा, शायद हमसे ये नहीं मर पाएगा। तभी वे रसोई में जाते हैं और रसोई में से एक धारदार हथियार लेकर आते हैं उठाकर और उस पर इतने वार करते हैं जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। कुल मिलाकर उस पर 11 वार करते हैं। 11 वार करने के बाद जब वो मर जाता है
और मरने के बाद अभी सोचने लगते हैं कि हम इसकी लाश जो है, इसका शव जो है, इसको ठिकाने कहाँ पर लगाए। अभी दीक्षित, कामरा और ये जो लक्ष्य होता है और प्रिया होती है, तीनों मिलकर ये एक आमेर की पहाड़ियों पर जाते हैं, जहाँ पर एक ही देवी माँ का मंदिर होता है। वहाँ की पहाड़ियों पर जो दुष्यंत होता है, इसकी जो लाश होती है उसे फेंक देते हैं और फेंकने के बाद अपने घर आ जाते हैं। अब जैसे ही दिन निकलता है और निकलने के बाद दुष्यंत के जो पिता होते हैं वे कहते हैं कि अभी हमारा बेटा घर नहीं आया है, तो वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे बेटे के साथ रात अपहरण हो गया था और ऐसे ऐसे हम मैंने पैसे डाले, लेकिन वो अभी तक घर पर नहीं आया है और उसका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे तुरंत एक्शन लेते हैं। तो कुछ दिनों बाद दुष्यंत के पिता को बुलाया जाता है और पुलिस वाले जब दुष्यंत के पिता को बुलाते हैं तो उन मोर्चरी में ले जाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुम अपने बच्चे को पहचान सकते हो। तो मोर्चरी में कई रखी लाशों को दिखाते हैं और उन लाशों में से एक जो ये दुष्यंत होता है, इसकी भी लाश होती है, इसका भी शव होता है। जब उसके पिता ये चीज़ देखते हैं, उसका जो चेहरा होता है वो तो खराब कर दिया गया, तो उसका चेहरा नहीं पहचान पाते, लेकिन उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो उसके पिता पहचान लेते और कहते हैं कि ये क्या हो गया और मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हो गया और मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया। अब पुलिस वाले जो होते हैं दुष्यंत की कॉल लोकेशन निकालते हैं। कॉल लोकेशन निकालने के बाद अब वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद प्रिया सेठ को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वे सब कुछ जान चुके थे। जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी थी, उसके ट्रांजैक्शन थी, उसके ATM कार्ड, सब कुछ पता चल गया था पुलिस वालों को कि इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें दीक्षित, कामरा, एक लक्ष्य वालिया और एक ये प्रिया सेठ, इन तीनों ने मिलकर इसको मारा है और आमेर की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर फेंक दिया था। अभी जैसे ही उसके फ्लैट पर जाते हैं, फ्लैट पर जाने के बाद देखते हैं कि उस लड़की की 35,000 की एक सैंडल थी और उसके घर में अच्छे अच्छे सामान थे। जो भी सामान थे वे सारे महंगे महंगे थे। अब उस लड़की को गिरफ्तार करके लिया जाता है और जो उसके बॉयफ्रेंड, उसका जो दोस्त होता है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब उस लड़की से जो एक मीडिया वाला होता है वो पूछता है कि तुम्हें थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है उसे मारने का, तो लड़की जो होती है उसके थोड़ा सा भी पछतावा नहीं होता। वो मुस्कुराती रहती है और कहती है कि ये दुनिया का पहला मर्डर नहीं है जो हुआ है, ये दुनिया का ऐसा मर्डर नहीं है जो मैंने ही किया है। दुनिया में ऐसे ना जाने कितने मर्डर होते हैं और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मुझे जो जेल में से सज़ा मिलेगी मैं उसे काटने के लिए तैयार हूँ। ये प्रिया सेठ जो होती है 2-3 बार जेल जा चुकी थी। 2-3 बार जेल इसलिए जा चुकी थी क्योंकि इसने कई मर्दों पर, किसी के पास छेड़छाड़ का तो किसी के पास रेप राप का केस लगाया था, जिसमें झूठी साबित हो जाते। झूठी साबित होने के बाद जेल में चली जाती है। अब ऐसे ही जब ये चौथी बार जेल में जाती है और चौथी बार इस दुष्यंत के मारने के केस में जेल में जाती है, तब ये कभी बाहर नहीं निकल आती। तभी ये कोर्ट में अर्जी डालती है और कहती है कि जज साहब मुझे बाहर निकलने की अनुमति दें, मैंने अभी तक बाहर का नज़ारा नहीं देखा। जज साहब जो होते हैं वे खारिज कर देते हैं उसकी जो अर्जी होती है और कहते हैं कि तुम्हें बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं है। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम जैसे बाहर जाकर उस दुनिया को गंदा ही करोगे, इसलिए उसकी अर्जी खारिज कर दी जाती है। संत जो होता है ये, इसकी एक बीवी थी, एक बच्चे था, फिर भी इसने एक अवैध संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए गैर लड़की के साथ। और ये प्रिया सेठ जो थी, इसके पिता जो थे वे एक प्रोफेसर थे और इसकी माता जो थी शिक्षक थी और दादा जो थे एक प्रिंसिपल थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उनका सर जो था शर्म से झुक गया और वे सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। प्रिया सेठ जो होती है इसे आज तक 1000 मर्दों को फंसा चुकी थी और 100 करोड़ 75 लाख की धनराशि जमा कर चुकी थी। ये अपने दोस्तों से अक्सर यही कहा करती थी कि अगर मुझे जब तक पैसा कमाना है, जब तक मुझे हर महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे। और इसी चक्कर में, इसी लालच में उसके साथ ऐसा होता है और दुष्यंत जो होता है इसके साथ ऐसा होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको घटना के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।